अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक के बाद एक सर्वे और रिपोर्ट ये इशारा दे रही है कि अवाम और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हुकूमत पर कमजोर हो रहा है, मगर वजीर आजम माफियाओं पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी गलतियों और खामियों का इल्जाम माफियाओं पर डाल रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि माफिया कौन है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड माफिया कौन है जिसका उन्होंने जिक्र किया, किससे हुकूमत को खतरा है और कौन हुकूमत को काम करने नहीं दे रहा है। साथ ही एक और तनाज़ा उठता दिखाई दे रहा है, PIA की तैनाती और रेलवे केस में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क सामने आए, जिस पर आज वफाकी काबीना के इजलास में भी बात हुई। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क के बाद PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डेपुटेशन पर आए अफसरान छुट्टी पर चले गए हैं, जिस पर काबीना में तनकीद भी हुई। इसके अलावा रेलवे केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का जिक्र हुआ, जिस पर वुज़रा ने तनकीद की। एक वजीर ने कहा कि इस तरह तो हुकूमत नहीं चल सकती। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस बहस के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें अदलिया का एहतराम करना है, साथ मिलकर काम करना है, हमें अदालत को उसके सवालात पर मुतमईन करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA के मामलात पर भी अदालत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे और रेलवे के मामले पर भी अदालत के सवालात का हमें जवाब देना होगा। माजी में जब भी ऐसा हुआ है कि अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की, हुकूमत और अदलिया में कशीदगी बढ़ी है, चाहे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर हो, जिसमें जुडिशल एक्टिविज्म और एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत की शिकायत सामने आई, जिसके बाद उनके और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ी और फिर बरकरार रही। इसी तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी जुडिशल एक्टिविज्म की शिकायत सामने आती रही और फिर नून लीग हुकूमत और अदलिया में कशीदगी बढ़ती गई। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में जुडिशल एक्टिविज्म की हिमायत करते रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार पब्लिकली इस हवाले से करेंगे। अहम बात यह है कि अदालत के तलब करने पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद आज अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से सवाल किया कि बताएं क्या पेशरफ्त है, आपका सारा कट्ठा छट्टा तो हमारे सामने है, मेरे ख्याल से रेलवे को आप बंद ही कर दें, जैसे रेलवे चलाई जा रही है हमें ऐसी रेलवे की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 70 लोग जल गए, बताएं क्या कार्रवाई हुई। इस पर शेख रशीद ने बताया कि 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गेट कीपर और ड्राइवर्स को निकाला, बड़ों को क्यों नहीं निकाला, जिस पर वजीर रेलवे ने जवाब दिया कि बड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे बड़े तो आप खुद हैं, बता दें 70 आदमियों के मरने का हिसाब आपसे क्यों ना लिया जाए, इस वाक़े पर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस पर शेख रशीद ने कहा कि आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। शेख रशीद ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि ML1 14 साल पुराना मंसूबा है, इस पर अमल नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने पुराने रोने ना रोएं, रेलवे के पास ना सिग्नल है, ना ट्रैक है और ना बोगियां हैं, रेलवे में लूट मार मची हुई है, रेलवे अफसरान जिसको चाहते हैं जमीन दे देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। सर्कुलर रेलवे ट्रैक से बेघर होने वालों की बहाली रेलवे की जिम्मेदारी होगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि सर्कुलर रेलवे की 38 केनाल जमीन अदालती हुक्म पर खाली हुई। कराची में काला पुल देखें, किमाड़ी जाएं, देखें क्या हाल है, रेलवे जाकर किधर रही है। शेख रशीद ने कहा कि अदालत मोहलत दे, अगर मयार पर पूरा ना उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि रेलवे ML1 के लिए पैसा कहां से आएगा, सालाना अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। जिस पर शेख रशीद ने कहा कि 5 साल में रेलवे का खसारा खत्म हो जाएगा, हुकूमत पेंशन की जिम्मेदारी ले ले तो खसारा आज ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे का हर अफसर पैसे लेकर भर्ती कर रहा है, ट्रेनें वक्त पर नहीं पहुंचती, इंजन रास्ते में खराब हो जाते हैं। बतौर सीनियर वजीर आपकी कारकर्दगी सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, लोग आपकी बातें सुनते हैं लेकिन आपका इदारा सबसे नाअहल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे को बाबू नहीं चला सकते, प्रोफेशनल इंतजामिया की जरूरत है। शेख रशीद ने कहा कि रेलवे के मसाइल का वाहिद हल ML1 मंसूबा है, रेलवे का सारा निज़ाम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ML1 कौन सी जादूगरी है। अदालत ने वजीर रेलवे को हुक्म दिया कि 2 हफ्तों में रेलवे से मुताल्लिक जामे प्लान पेश करें। साथ ही कहा कि अदालत को दिए गए प्लान पर अमल न किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। साथ ही ML1 की मंजूरी न होने पर वफाकी वजीर असद उमर को भी आइंदा समाअत 12 फरवरी को तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम नजर आई, साथ ही असद उमर साहब को भी बुला लिया गया है। काबीना में आज इस सारे मामले का जिक्र हुआ। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने PIA के CEO को काम करने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की थी और समाअत के दौरान सख्त रिमार्क सामने आए थे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप जरा खुद जाकर PIA में सफर करें और देखें
कि एयरलाइन का क्या हाल किया है। अदालत किसी को इस इदारे के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। पीआईए को खानदानी कंपनी बना दिया गया। हम सीईओ को काम से रोकने के हुक्म को मुअत्तल नहीं करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद पीआईए में डेपुटेशन पर आए और एयरफोर्स ही के 10 मजीद अफसरान को भी डेपुटेशन पर भर्ती कर लिया। बेहतर है पीआईए को एयरफोर्स के हवाले कर दें। हुकूमत तरीकाकार के मुताबिक नया सरबराह मुकर्रर करे। कोई एयर मार्शल इसे कैसे चलाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क दिए थे कि सीईओ पीआईए की भर्ती के लिए अखबार में दिए गए इश्तिहार का भी जायजा लेंगे कि कहीं सीईओ अरशद मलिक की काबिलियत को मद्देनजर रखकर अखबार का इश्तिहार तो डिज़ाइन नहीं किया गया। अदालत मुसलसल आवाज़ उठा रही है जो इदारों की कारकर्दगी है, जिस पर इमरान खान माजी में तनकीद करते थे, कहते थे कि हम मलेशिया की तर्ज का इदारा बनाएंगे, सिंगापुर की तर्ज के इदारे बनाएंगे और इन सबको मुनाफे में लाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल उठा रही है। माजी में जब सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाती थी तो इमरान खान कहते थे कि जो वैक्यूम पैदा होता है, जब हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखाती तो दूसरे इदारे सवाल उठाते हैं। अब उनकी हुकूमत पर अदालत की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। काबीना में उन पर डिस्कशन हो रही है। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आज काबीना में इस हवाले से डिस्कशन हुआ। किसी एक वजीर ने यह भी कहा कि इस तरह तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। जो वजीर आज़म ने कहा, क्या मामला रहा? नहीं, इंशाल्लाह हुकूमत देखें पीआईए के साथ जो कुछ हुआ या रेलवे में देखें, एक अच्छी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपरविजन करे और हमें डायरेक्टिव दे और हमें एडवाइसेस करे, तो मेरा ख्याल है इसमें वो यही चाहते हैं कि रेलवे की बेहतरी हो। जहाँ तक मेरी ज़ात का मसला है, मैंने तो उनसे अर्ज़ कर दी कि अगर सिर्फ मेरी वजह से है तो मैं हाज़िर हूँ। मैं अगर मुझे कहते हैं इस्तीफ़ा दो तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि उन्होंने जो बातें केसीआर के बारे में की और जो बातें रेलवे में हादसा तो हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जहाँ तक रेलवे की ML1 जब तक नहीं बनेगी उस वक्त तक तो रेलवे ठीक नहीं हो सकती। और उन्होंने ML1 के लिए भी प्लानिंग कमीशन वालों को भी बुला लिया 12 तारीख को। वैसे अगर ML1 का आपने आज अदालत को भी बताया, 14 साल से मंसूबा पड़ा हुआ है, आप 17 महीने से मुसलसल इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये मंसूबा बनना है। अब असद उमर साहब को भी चीफ जस्टिस ने बुला लिया है। जब आप इतने अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं तो इसको एक्सपेडाइट करने के लिए, तेज करने के लिए वजीर आजम ने क्यों नहीं कहा असद उमर साहब को? असद उमर साहब ने क्यों नहीं किया? अब अदालत ये मामला करेगी आगे। हमने तो 27 अक्टूबर को जी प्लानिंग मिनिस्ट्री में खुसरो साहब के वक्त ये भेज दिया था और असद उमर से मुझे बड़ी तवक्कात हैं कि इसकी फिजिबिलिटी भी और PC1 भी, और इस पे इंटरनेशनल भी बहुत प्रेशर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि असद उमर इस प्रेशर को बेहतर तौर पर हैंडल करेंगे। और एक आधे महीने में अब ये टेंडर इसका लग जाना चाहिए। अगर नहीं लग रहा तो फिर तो वाकई फ़िक्र हो जाएगी, क्योंकि इसका काम अगर 14 साल पहले हमने शुरू किया, 14 साल पहले दस्तखत किए PC1 पे, इसके ML1 पे, अगर 14 साल बाद दोबारा वज़ीर बनकर भी अगर इसने नहीं शुरू होना, फिर तो रेलवे का ये स्ट्रक्चर तो रेलवे को 7 करोड़ पैसेंजर हैं हमारे सालाना और 15 ट्रेनें, 124 ट्रेनें हम चला रहे हैं रोज़ की, तो उसको संभालना तो मुश्किल काम है। मगर शेख साहब ये हो क्यों नहीं रहा? ये आहिस्ता हुआ कैसे? तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, इनके वुज़रा ने CPEC के हवाले से मुतादिद बयानात दिए, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा चाइना उन्हें मनाने के लिए, फिर ताकि CPEC का मामला दोबारा शुरू हो। आपने खुद ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जो ML1 का मामला है वो भी आर्मी चीफ ने जाके चाइना से बात की थी, उसके बावजूद स्लो डाउन है। ये इस हुकूमत की अपनी सुस्ती है या फिर चाइना की तरफ से मसला था, क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे हुकूमती वुज़रा के बयानात के बाद? चाइना तो जी ML1 के साथ खड़ा है साए की तरह, और उसका आम उसको ये जब 14 साल पहले भी, ज़रा मैं एक सेकंड आपका ले लूँ, ये सारा CPEC था ही रेलवे का, ML1, ML2, ML3, ML4। ये पिछली हुकूमतों ने आके इसे सड़क और ब्रिज और कारपेट सड़कों की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, वरना चीन की हाई टेक्नोलॉजी थी जो थी वो रेलवे पे थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इमरान खान ने मिस्टर ली से बात की, मेरे सामने मिस्टर शी से बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दोनों से बात की, मैं समझता हूँ कोई रुकावट नहीं है। अब सिर्फ रुकावट यही है कि ये PC1 जो है और इसका जो फिजिबिलिटी है, इसका टेंडर कब लग जाता है, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के ज़िम्मे है।
और मुझे पूरी उम्मीद है असद उमर से कि ये महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर लगा देंगे। सब इतने अरसे से मैं फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं खुसरो बख्तियार साहब चले गए, असद उमर साहब आ गए, आप उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं। ये हुकूमत की कमज़ोरी और सुस्ती नहीं दिखाता अगर मामला तेज़ी से नहीं हो रहा है कि फिर अगर चीफ जस्टिस असद उमर साहब को बुला रहे हैं, फिर असद उमर साहब क्या चीफ जस्टिस को गारंटी देंगे जिस तरीके से आपकी तरफ से दी गई है? क्योंकि माजी में जब इस तरह हुआ है, एग्जीक्यूटिव और अदलिया फिर आमने सामने आ जाते हैं इवेंचुअली, और फिर वो कोई मामला का कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को उससे, तो बेहतर नहीं है कि हुकूमत ज़रा तेज़ी से काम करे? देखें, अदालत एक्टिव है, अच्छी बात है अगर अदालत एक्टिव है, और इसमें हमारा फ़ायदा ही है। इसको हमने पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमें इसको तनकीदी नज़र से नहीं लेना चाहिए। अगर अदालतें एक बेहतर डायरेक्शन दें, जैसी उन्होंने कल रॉयल पाम के बारे में भी आज उन्होंने कहा है, बात तो ठीक है कि अब तक टेंडर लग जाने चाहिए। गवर्नमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे लकूने होते हैं कि असल मसला ये है कि अब थोड़ी हुकूमत की बेहतरी आई है, वरना ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नैब से इतने खौफजदा हैं, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाते। अब तो नैब का मामला हो गया, अच्छी बात है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि इदारे आमने सामने आ जाएं जिस तरीके से माजी में हुआ था, अगर अदालत की तरफ से PIA, रेलवे, इन केसेस को टेकअप भी किया गया है? नहीं, देखें, इमरान खान ने 17 महीने में इतने हादसात देख लिए हैं कि वो बहुत कुछ सीख चुका है। जो हुकूमतों ने 5-5 साल में हादसात नहीं देखे, आप देखें ना, शुरू दिन से लेख लें, हादसात में है लब्बैक है, ईरान, अमेरिका है, सऊदी अरब, इंडोनेशिया है, और हमारी इकॉनमी है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ये सारी चीज़ों से इमरान खान बहुत थोड़े अरसे में गुजरा है। उसको समझ है कि हमें अदलिया को साथ लेकर चलना है, और अदलिया के मशवरे जो हैं इसी तरह ज़रूरी हैं जिस तरह के फ़ौज के मशवरे ज़रूरी हैं, और बेहतर हो। ये सारे लोग, अदारे जो हैं, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातें की हैं। आज भी जो कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, डिसीजन दिए हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया का इतना असर है, इतना ज़ोर है कि 2 दिन से रेलवे के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, तो फिर ये तो होता है ऐसे कामों में। मैं रेलवे से आगे की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इदारों के हवाले से बात हो रही है, और वज़ीर आज़म ने खुद ने डिवोर्स में कहा कि जी जो सपोर्ट मेरी हुकूमत को हासिल है आज तक माजी में किसी को नहीं रही, क्योंकि मेरी बड़ी शफाफ हुकूमत है और फ़ौज की बड़ी सपोर्ट हासिल है माजी के मुकाबले में, क्योंकि हम शफाफ हैं। आपको लगता है कि अगर अब यहाँ से आगे डिलीवर ना किया, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात इत्तेहादी लगाना शुरू हो गए हैं, अपनी पार्टी के लोग लगाना शुरू हो गए हैं, डिलीवरी पर वैसे ही सवाल उठ रहा है, आप खुद कहते हैं गवर्नेंस हमारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो फिर सपोर्ट वो रहेगी नहीं जिसका खान साहब बार बार बात करते हैं? देखें, इमरान खान को अदारे समझते हैं कि इमरान खान की क्या एफर्ट्स हैं, स्ट्रक्चर भी समझते हैं, निज़ाम भी समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि उनको रेलवे का पता है कि ये 1861 का ट्रैक कितनी ट्रेनें और सहेगा, असल मसला जो है वो इकॉनमी का ठीक होना है। और जो आज कैबिनेट में इमरान खान ने कहा कि हमने महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना है, और महंगाई के लिए जितने भी माफिया हैं, जितने भी कार्टेल हैं, मैंने उनसे निपटने का फैसला किया। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी, पता नहीं मीडिया ने इसको क्या दिया है, मैंने देखी नहीं खबरें, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज उन्होंने 4 मरतबा ये कहा कि मैं अब इस माफिया को, जिसने हमारी आम आदमी ज़िंदगी तंग बना दी है, खा वो फूड में हो, खा वो आटे में हो, खा वो चीनी में हो, खा वो घी में हो, इससे आयरन हैंड से निपटेंगे। मतलब ये बातें तो वो बार बार कहते रहे। ये आज की सबसे बड़ी खबर कैसे है? वो कराची में आए, उन्होंने खिताब किया, उस खिताब में कहा कि जी मैं सारे के सारे माफियाओं से निपटूंगा जो कि महंगाई कर रहे हैं। वो हर कुछ दिन बाद एक ट्वीट करते हैं कि मेरा माफियाओं से सामना है और मैं इस माफियाओं से निपटूंगा। वो बाहर जाते हैं तो ये बात करते हैं कि मैं माफियाओं से निपटूंगा। पाकिस्तान के अंदर माफिया फ़ायदे उठाते रहते हैं, कभी टोबैको माफिया फ़ायदा उठा जाता है, चीनी का माफिया फ़ायदा उठा गया, जो गंदम का माफिया एक्सपोर्ट करा देता है, अब इम्पोर्ट करा रहा है, जिस पर आपके बड़े रिजर्वेशन हैं। माफिया फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म बयान दिए जा रहे हैं, अमली इक़दाम नहीं करते हो। मेरा ख्याल है खान ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब भी हमने नहीं करना तो फिर कब करना है। देखें ना, 17-18 महीने हमें हो गए हैं, 3-4 साल बाद इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं मुल्क में, और जो मैसेज आवाम में हमारा गया है महंगाई का ख़ास तौर पर, और जहां बिल जा रहे हैं बिजली के, वो कोई अच्छा मैसेज नहीं है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हम मीडिया में, मैं कितनी भी बड़ी बात क्यों ना कह दूँ, यानी मुझ पे तो कोई शक नहीं कर सकता कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, साए की तरह खड़ा हूँ, पर जहाँ महंगाई का आलम है, मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ कि जहाँ लोगों से महंगाई गुजर रही है और जहाँ बिजली के बिल और गैस के बिल आ रहे हैं। और मुझे शुक्र है कि मैं इमरान खान साहब मेरी बात सुनते हैं। आज भी मैंने बात की है कि असल मसला जो है कि गरीब की दस्तरस के बाहर निकल रही है महंगाई, और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमें किसी अपोजिशन का ख़तरा नहीं है।
साहब, आप खुद कह रहे हैं कि किसी ऑपोजिशन का खतरा नहीं है, इन माफियाओं से खान साहब को लड़ना है। आप बहुत सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। आपने खुद ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि आपको बाकायदा तौर पर शुगर माफिया ने धमकी दी है, शुगर माफिया ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। आपने कहा था कि गंदम एक्सपोर्ट ना करो, हो गई एक्सपोर्ट। आप सवाल उठा रहे हैं कि गंदम अब दरामद ना करो, गंदम दरामद होने जा रही है। तो ये सारे के सारे माफिया मुसलसल फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। आपने कहा कि हमने फैसला किया था कि सब्सिडी नहीं देंगे, खामोशी से पंजाब से शुगर माफिया सब्सिडी भी लेके चला गया। ये सारा इस हुकूमत में हो रहा है, माफिया फ़ायदा पे फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। देखें, खान साहब किसी की दोस्ती वक्त आने पर वो अपने सामने नहीं रखते। मैं अपने तजर्बे से एक बहुत बड़ा जुमला ये बोल गया हूँ, जहाँ आवाम का इंटरेस्ट होगा और जहाँ वो देखेंगे कि हुकूमत के लिए मसाइल हैं और हुकूमत के लिए बदनामियों का बायस हैं, तो वो दोस्ती को बलाए ताक कर देते हैं। मैंने कई लोगों को उन्हें बलाए ताक करते हुए, बलाए ताक पता नहीं अच्छा लफ्ज़ है कि नहीं, कि पसे पुश डालते हुए देखा है कि वक्त आने पर इमरान खान ये नहीं देखता कि ये इसकी दोस्ती, वो मकसद देखता है कि अगर इस दोस्ती में फ़ायदा आवाम का है या नुकसान है। अगर आवाम का नुकसान हुआ तो वो दोस्ती को पसे पुश डाल देता है। शेख साहब, मुसलसल आवाम का नुकसान हो रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि खान साहब के वो दोस्त जो खान साहब की पार्टी में पहले फंडिंग करते रहे इलेक्शन कैंपेन में, वो अब भरपूर इस हुकूमत में फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है मुख्तलिफ माफियाओं में मौजूद हैं और खान साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जब डेवोस में जाके उन्होंने कहा कि मैं तो इतना खर्चा नहीं करना चाहता था जितना माजी के वज़ीर आज़म ने किया, मेरे एक दोस्त ने ये मेरे पैसे अदा कर दिए हैं। तो यहाँ पर सवाल उठ गया कि भाई पहले ही आपके जो दोस्त हैं जो फंडिंग करते रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आप फिर एक दोस्त से जा रहे हैं जबकि आपका स्टेट विजिट है, क्योंकि मईशत को नुकसान वो 4-5 लाख डॉलर से ज़्यादा हो जाता है, अरबों रुपए का नुकसान हो गया है इस वक्त अगर शुगर माफिया, गंदम माफिया, टोबैको माफिया का देखें। देखें, इमरान खान से फ़ायदा उठाना आसान काम नहीं है और मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपके चैनल और आपके इदारे से मुझे मोहब्बत है और किसी को देखा ना जाए, देखा जाए या ना देखा जाए, आपको ज़रूर देखा जा रहा है। सो आप साहब बहादुर कह के भी ये सारी बातें कह सकते हैं, आप अपने ट्रेंड में थोड़ी सी नरमी ला के भी ये सारी बातें कर सकते हैं। ये मेरी ख्वाहिश है, ना करें तो ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मैं नरम अंदाज में आपसे कर लेता हूँ कि कैसे कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई जा सकती है अगर बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर रहे। और आपने खुद ने कहा कि अब जो खान साहब हैं उन्होंने फ़ैसला अगर बुज़दार के हक़ में किया है तो अब नाकाम हुआ बुज़दार तो भी क्रेडिट जाएगा, कामयाब हुआ तो भी क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। आपको लगता है, आप समझते हैं लास्ट लाइफ लाइन है जो पंजाब में डिलीवर करने की उस्मान बुज़दार साहब को मिली और अब खान साहब के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी? देखें, इमरान खान जिस हद तक बुज़दार के साथ चला गया वो आखिरी हद है और मैं बुज़दार के साथ हूँ। और मैंने शुरू में बाज़ लोगों का ख्याल था कि मैं इधर उधर हो जाऊँगा, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान बुज़दार के साथ है। और बुज़दार जो है, कल उन्होंने जो बात की मैंने उस पर बड़ा गौर किया। उन्होंने कहा कि 20 दिन भी नया चीफ मिनिस्टर नहीं चलेगा, इमरान खान ने कहा। तो मुझे तो कोई वहाँ कैंडिडेट ही नहीं नज़र आता। और ये लड़ाइयाँ देखें, जब एक अगर इमरान खान ने जिस तरह सॉलिड बयान अब लाहौर जाकर दिया है उसका बड़ा असर है और उसके बेहतरी के हालात हैं, काफ़ी बेहतर हालात में देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ, असल मसला ये है हमें मीडिया से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। असल मसले दो हैं, एक है अगर आप बुरा ना मनाएं तो टॉप मसला ये है महंगाई का, और दूसरा मसला ये है आपसे लड़ाई का। हम महंगाई और आपसे लड़ाई को दोस्ती में बदलें और महंगाई के जिन को बोतल में डालें, मसले सारे ठीक हैं इंशाअल्लाह। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने महंगाई का जिनको बोतल में डाल दिया तो मीडिया तनकीद ही नहीं करेगा, गवर्नेंस बेहतर कर ली तो मीडिया तनकीद नहीं करेगा। तो महंगाई कर ले कंट्रोल, लड़ाई नहीं होगी मीडिया से, बजाय इसके कि मीडिया से लड़ें कि ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हो। महंगाई होगी तो मीडिया दिखाएगा, बैड गवर्नेंस होगी तो मीडिया दिखाएगा, अच्छी कर लें तो फिर मीडिया क्या दिखाएगा? ऐसा नहीं है। देखें, ये माहौल पहली दफ़ा आप पर नहीं आ रहा, मुशर्रफ के दौर में आया, हर दौर में आया आप पे। ये फैसला तारीख में कोई और करेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि आपने ये माहौल खुद बनाया या आपको बनने पे मजबूर हो गए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आप हमेशा जो मर्जी कर लें, क्योंकि आप ट्रेंड बना देते हैं, फिर उसको ही लोग फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप, मेरी गुजारिश और मेरी रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूं कि अगर उस पर ये सोचें कि इस सारे मामले को जो इंतहा की तरफ जा रहा है उसको कूल डाउन करें और बेहतरी की तरफ आएँ और बेहतर के हालात बने। इससे मुल्क का भी, कौम का भी, आपका भी और मेरा भी फ़ायदा होगा।
सर ट्रेंड हम बना देते होंगे, मगर खान साहब को तो पूरे मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप कहते थे, आपने हमारे शो में कहा कि आप तो खान साहब को कहते हैं वो ज़रा मीडिया कम देखा करें, वो मीडिया बड़ा देखते हैं। अब खान साहब कह रहे हैं अपनी तकरीरों में कि मैं अपने मिनिस्टर्स को कहता हूं कि मीडिया ना देखा करें, वो मीडिया को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो बात तो यहां तक आ गई है कि वो मीडिया नहीं देखना चाहते पूरा का पूरा, क्योंकि कारकर्दगी दिखाई जा रही होती है उस पर। बस ऐसा होता है ऐसे कामों में। कोई टीवी देखे ना, अब हमारे कहने से ये देखें, लोगों के पास इंटरटेनमेंट ही सिर्फ टीवी है। अगर लोगों से टीवी भी छिन गया तो घर में ही लड़ेंगे। तो टीवी कम से कम और कोई नहीं, लोगों को, फैमिली को रात को खाने पे, और पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट क्या है, एक टीवी इंटरटेनमेंट है, वो भी बंद हो गई तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। फिर घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, सास बहू की लड़ाइयाँ सरे बड़े ज़ोर शोर से हो जाएंगी। कम से कम मिल बैठ के घर के प्रोग्राम तो देख रहे हैं टीवी पे। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। मसला मीडिया का है, माफियाओं का है, या फिर कोई और है? एक के बाद एक सर्वे हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है कि अवाम मुतमईन नहीं है। और अब क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी अब यहाँ से मुल्क को आगे लेके जाएगी, सरमायाकारी करें। अब जो हालिया सर्वे आया है वो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से है, वो क्या कहता है आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म मुसलसल अपनी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी पर माफियाओं को जिम्मेदार करार देते हैं। हालांकि सूरत हाल यह है कि इत्तेहादी खुद पार्टी के अरकान और सर्वेज हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। गैलप पाकिस्तान ने 433 कारोबारी अफराद से सर्वे किया और पहला सवाल ये पूछा कि क्या मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे जा रहा है। इस सवाल के जवाब में 60% कारोबारी अफराद ने कहा कि मुल्क गलत सिमत में आगे जा रहा है। 37% ने कहा कि मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। 3% ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह गैलप सर्वे में दूसरा सवाल पूछा गया कि अपने कारोबार को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आने वाला साल क्या बेहतर होगा या बुरा होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में 43% ने उम्मीद जाहिर की कि सूरत हाल बेहतर होगी। 36% ने कहा कि कारोबार बदतरीन हो जाएगा, जबकि 16% ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया कि कौन सा मसला आपके कारोबार को ज्यादा मुतासिर कर रहा है और आप चाहते हैं कि हुकूमत पहले उसे हल करे। इस सवाल के जवाब में 22% अफराद ने महंगाई को अपना सबसे बड़ा मसला करार दिया, जबकि 19% ने टैक्स, 11% ने दरामदात और बरामदात के असरात और सिर्फ 4% ने करप्शन को मसला करार दिया और तवक्को जाहिर की कि हुकूमत पहले इन मसाइल को हल करे। फिर गैलप ने सवाल पूछा कि कौन सा मसला आपके कारोबार को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है। इस पर 49% कारोबारी अफराद ने बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल को जिम्मेदार करार दिया। 14% ने हुकूमती अदम ताउन को अहम वजह करार दिया। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, इससे पहले पल्स कंसल्टेंट का सर्वे भी सामने आ चुका है, जिसमें हैरानकुन सूरत हाल सामने आई। पल्स कंसल्टेंट के हालिया सर्वे के मुताबिक 2020 में पुरउम्मीद अफराद की शरह में कमी आई है। 2019 में 49% अफराद पुरउम्मीद थे, मगर 2020 में ये तादाद कम होकर 39% हो गई है, जबकि मायूस अफराद की तादाद 28% है और 8% अफराद को लगता है कि 2020 में भी 2019 जैसे ही हालात रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 25% अफराद ने कोई राय नहीं दी। पल्स सर्वे के मुताबिक मुआशी गैर यकीनी की कैफियत की वजह से अवाम का हुकूमत पर एतमाद कम हुआ है। 61% अफराद की राय है कि मुल्की मईशत गलत सिमत में जा रही है। सर्वे के मुताबिक जनवरी 2020 में सवाल पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, तो 57% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 25% मुतमईन दिखाई दिए। हालांकि अक्टूबर 2019 में गैर मुतमईन अफराद की तादाद महज 38% थी, जो बढ़कर 57% हो गई और जुलाई 2019 में यह तादाद 51% थी। जुलाई के बाद अक्टूबर में गैर मुतमईन अफराद की तादाद में कमी आई, मगर अब फिर से बढ़ गई है। सर्वे के मुताबिक सवाल पूछा गया कि मौजूदा खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार कौन है। जनवरी यानी रवा महीने 50% अफराद ने खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया। हालांकि अक्टूबर 2019 में यह तादाद 36% थी। जुलाई 2019 में सिर्फ 32% अफराद मौजूदा हुकूमत को मुआशी सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार करार देते थे। अब यह तादाद बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। इसी तरह पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक अवाम से पूछा गया कि करप्शन में इजाफा हुआ है या कमी आई है। 57% अफराद ने कहा कि इजाफा हुआ है, 25% ने राय दी कि कमी आई है। पल्स कंसल्टेंट ही ने 2018 के इंतखाबात के बारे में अपने सर्वेज में तहरीक इंसाफ की कामयाबी का बताया था और कहा था कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 14% और सिंध में 1%, खैबर पख्तूनख्वा में 4% का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 7% का इजाफा हुआ था और इंतखाबी नताइज में भी तकरीबन यही सूरत हाल सामने आई। उस वक्त
पल्स कंसल्टेंट का जो सर्वे था वो दुरुस्त साबित हुआ था इलेक्शन में। अब वो हुकूमत की नामकबूलियत के हवाले से, अदम मकबूलियत के हवाले से बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हुकूमत में के हवाले से सवाल उठा रही है कि 2018 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 33 था, खराब होकर 32 पर आ गया है। 10 साल में पहली बार हुआ है कि करप्शन से मुतालिक इंडेक्स में पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया है। इस वक्त ये सारे मामलात हैं, हुकूमत माफियाओं को इस वक्त जिम्मेदारी दे रही है। साथ ही मईशत के हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई। शरह सूद को 13.25% ही रखा गया है, उसे कम नहीं किया गया और उसकी वजह यही बताई गई है कि महंगाई इस वक्त 11 से 12% रहेगी, जिसकी वजह से शरह सूद को बरकरार रखा जा रहा है। मगर एक अच्छी उम्मीद दिलाई गई है कि बाद में जाकर 5 से 7% पर महंगाई आ सकती है, यानी मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। बिजनेस कम्युनिटी से दो अहम इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, आप सनतकार हैं, बोर्ड मेंबर है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, जिन्होंने अभी पिछले दिनों हुकूमत पर सवालात उठाए कि हुकूमत बार बार यू टर्न ले रही है। अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत पॉलिसी डिसीजंस में यू टर्न लेती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत हैं, स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, जाहिर है आप लोगों को तवक्को थी, वज़ीर आज़म ने आप लोग से मुलाकात की है, पिछले दिनों 2 दफ़ा आपकी मुलाकात हुई, कल भी आपकी हुई, वो भी शायद इस उम्मीद का इज़हार कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी, नहीं आई। आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? यस, आई थिंक जब तक ये इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी शुरू नहीं हो जाती, उसकी वजह से जो है वो डिमांड आई थिंक सप्रेस्ड ही रहेगी, और वो सप्रेस रहेगी तो इनके अंदर जो है वो जल्दी से रिवाइवल नहीं होगा। वो है कि सीजनल इफेक्ट्स वगैरह होते रहेंगे, थोड़ी सी जो है वो जो डिमांड्स जो है वो रुकी होती हैं वो फिर आ जाती हैं, तो उसमें कुछ हम चीज़ें देखते हैं। लेकिन डिसेसिव जो ग्रोथ है, डिसेसिव जो अपटर्न है, वो तो आई बिलीव कि इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ जो है वो आएगा डेफिनेटली। अब ज़्यादा आई थिंक जो सेंट्रल बैंक का और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ है, और वो स्टेबलाइजेशन जो है वो यहाँ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो तो उस पर उनका फोकस है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़ाहिर है इस पर प्रेशर फील कर रही है। उनकी ये ख्वाहिश है और प्राइम मिनिस्टर कहते भी रहते हैं कि जो है वो इंटरेस्ट रेट अब कम होने चाहिए, अब कम होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस महीने में इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ गया, और ख़ास तौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ गई, और ये वीट, शुगर एट्सेट्रा ये भी जो है बढ़ जाने की वजह से जो है शायद आई थिंक कोई केस नहीं बन पा रहा। और दूसरी एक रीज़न आई बिलीव ये भी है कि ये जो टी बिल्स वगैरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये एक एडेड इंसेंटिव हो गया है सेंट्रल बैंक को कि वो रहे और कुछ और जो है वो इंस्ट्रूमेंट सेल हो जाए और हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हासिल हो जाए। मोहम्मद सुहेल साहब, शरह सूद तो बरकरार रखी है, मगर कम से कम आगे जाके 5 से 7% की महंगाई का कह रहे हैं, यानी कि एक बेहतरी की बात ज़रूर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। किस हद तक आप समझते हैं कि एक दुरुस्त फैसले आज अनाउंस किए गए? इंटरेस्ट रेट का तो देखें फ़ैसला मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इवेंट था नहीं, तवक्कुआत यही थी कि उसमें तब्दीली नहीं होगी, मगर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो स्टेटमेंट आया है उससे ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है कि जो इन्फ्लेशन या महंगाई जो बढ़ी है पिछले कुछ महीनों में, ख़ास तौर से जो फूड इन्फ्लेशन है जिसमें टमाटर की कीमतें हैं, फिर रोटी और आटे की कीमत है और अभी चीनी की कीमत है, ये उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकली हैं। इसीलिए उनका जो टोन था और जो उन्होंने स्टेटमेंट भी इशू किया है वो साफ बता रहा है कि जो महंगाई का रिस्क है या इन्फ्लेशन रिस्क है वो शॉर्ट रन में बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब मेरे ख़्याल में एक और भी मेजर चीज़ जो एक्सेप्ट की है स्टेट बैंक ने कि उनकी जीडीपी की फोकास्ट थी 3.5%, मगर अभी जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है ख़ास तौर से कॉटन और दूसरी जो फसलें हैं उसको देखकर स्टेट बैंक अब ये ख़ुद कह रहा है कि उसको जो जीडीपी का टारगेट है रिवाइज डाउनवर्ड करना पड़ेगा, और जिस तरह बहुत सारे दूसरे इदारों की एनालिस्ट की फोरकास्ट है कि शायद वो 3 या से कम फ़ीसद है। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। और दूसरी जानिब जो एडिशनल चीज़ें जो नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं होती, जो स्टेट बैंक ने अनाउंस की हैं, वो कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो 200 अरब रुपए LTTF और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में क्या है, ये शायद मेरे ख्याल में हालात देखते हुए कि जीडीपी ज़्यादा गिर रही है उनके तवक्कुआत से, शायद ये इसलिए किया गया है। आरिफ साहब, आप ये समझते हैं कि जो भी हालात रहे,
अब जो वर्स्ट था, जो बदतरीन था, वो मईशत देख चुकी है। यहाँ से सूरत हाल बेहतरी ही की तरफ जा सकती है। अगर हुकूमत बेहतर इक़दामात करे, अपना फोकस मईशत के ऊपर रखे, गवर्नेंस के ऊपर रखे, तो यहाँ से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। यस, मैं समझता हूँ कि अब ये एक जो इशू है, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, रिजर्व्स का हमारा जो है वो इशू है, रुपए की स्टेबिलिटी का जो है इशू है। ये तो आई थिंक हमने सब्सटेंशियली जो है वो सेटिस्फैक्ट्री प्लेस रहे हैं हम। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ ज़ाहिर हमने जो शुरू में भी बात की कि वो है हाई इंटरेस्ट रेट। और ये हाई इंटरेस्ट रेट का कम आना आज की मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये जो है वो सेंट्रल बैंक ने इसी का इजहार किया है कि मीडियम टर्म में हम समझते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5-6% जो है आ जाएगा। उनको मीडियम टर्म को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, जबकि पिछले वो ये कहते थे पिछले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि वो सेकेंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो इन्फ्लेशन रेट को कम देख रहे हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो है जनवरी मार्च ऑनवर्ड जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू होंगे और कैलेंडर ईयर में जो है वो मिनिमम 2% की तो लोग जो है वो बात एक्सपेक्ट करते हैं कि कम हो, 3% भी जो है एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आई थिंक ये जब डेवलपमेंट होगी तो मैं समझता हूँ कि वो जो है वो ट्रिगर होगा। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो टी बिल्स की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेल है उसकी भी आई थिंक एक अपसाइड लिमिट हो, क्योंकि लोग उससे भी डरते हैं कि जब अगर किसी वक्त जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उस वक्त फिर अगर वो एग्जिट कर रहे होंगे तो वो एग्जिट कर रहे होंगे तो फिर वो करेंसी मार्केट में है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको भी लोगों को कंफर्ट देना, मार्केट को जो है वो बताना कि उसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होगी जब वो जा रहे होंगे। क्योंकि अब हम ये बात करते हैं कि ये तो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड होगा, तो अगर वो $1-2 बिलियन डॉलर्स एकदम से जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त वो मार्केट से अगर डॉलर्स खरीदने की बात होगी तो उस सूरत में तो डेफिनेटली वो मार्केट जो है में एक है वो क्रिएट होगा, तो उससे भी लोग जो है ज़रा खौफज़दा हैं। तो इसकी डिस्कशन में जो है वो सेंट्रल बैंक को चाहिए कि स्ट्रेटेजी बताए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसको कैसे जो है वो डील किया जाए ताकि लोगों में ज़रा कंफर्ट आए। और साहब आप क्या समझते हैं? वैसे तो वज़ीर आज़म कहते हैं 2020 ही तरक्की का साल होगा, मगर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि 2020 भी ऐसा ही होगा, इस्तेहकाम का साल होगा। मगर आप समझते हैं अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो 2021 में हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर ग्रोथ की डेफिनेशन है कि जो पाकिस्तान के रीजन में, बांग्लादेश में या इंडिया में या दूसरे इमर्जिंग मार्केट में है 5-6%, तो उसके तो कोई दूर दूर तक इम्कानात नहीं है। मगर अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें तो अगर पिछले साल तकरीबन 3.3% थी जीडीपी ग्रोथ, इस साल 2.5-3% होगी, तो अगर जो हालात इसी तरह चलते रहते हैं तो हो सकता है कि जो अगला साल हो फिस्कल ईयर 2021 उसमें शायद हम 3 से 4% के करीब जीडीपी ग्रोथ देखें। मगर अगर जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और जो रीजनल कंट्रीज़ बढ़ रही हैं, इस तरह की तवक्कुआत तो अगले 1-2 साल में नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और हम खबर पर बात करेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो इंसानी हुकूक का बहरान पैदा कर दिया है उस पर अब पूरी दुनिया में बहस हो रही है। भारत के मुतनाज़े शहरियत के कानून पर भारत के अंदर से तो आवाज़ें उठ रही हैं, मगर अब अहम यूरोपीय मुमालिक भी इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला भी यूरोपीय पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। इस वक्त जो बैरूनी मीडिया है, जो मगरबी मीडिया है, वो तो नरेंद्र मोदी हुकूमत पर मुसलसल तनकीद कर ही रहा है, मगर अब यूरोपीय पार्लियामेंट में भी ये मामला पहुंच चुका है। इस साल यूरोपीय पार्लियामेंट में भारत के मुतनाज़े शहरियत के कानून और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक 6 करारदादें जमा हो चुकी हैं, जिन पर आने वाले दिनों में बहस और वोटिंग होगी। इसके साथ साथ यूरोपीय पार्लियामेंट के 6 अहम ग्रुप्स की तरफ से भारत की शहरियत के कानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ज्वाइंट मोशन रेजोल्यूशन जमा करने और उस पर बहस की खबरें सामने आ रही। ये पेशरफ्त आलमी सतह पर भारतीय हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है, क्योंकि इन 6 पार्लियामेंट्री ग्रुप्स का ताल्लुक अहम मगरबी मुमालिक से है। भारतीय हुकूमत इस पेशरफ्त पर खदशात का इजहार कर रही है और इसे भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात पर बात करेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी। हमीद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। किस कदर अहमियत है इस करारदाद की, क्या होने जा रहा है?
जी शाहजेब, यहाँ हिंदुस्तान के मुतनाज़ा शहरी बिल पर यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद का पेश होना एक बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त है। इसके लिए जो है वो महीनों की कोशिश इसके पीछे है और हिंदुस्तान की हुकूमत इस करारदाद के ख़िलाफ़ बहुत तनदेही से काम करती रही है और इस करारदाद को रुकवाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वो सरगर्मी दिखाई है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट, ख़ास तौर पर जो रिन्यू यूरोप का लिबरल ग्रुप है पार्लियामेंट में, उसने ख़ास तौर पर इसके लिए कोशिशें की हैं और इसे 6 बड़े पार्लिमानी ग्रुपों की यूरोपियन पार्लियामेंट में हिमायत हासिल है। 8 ग्रुप हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, जिसमें से 6 इसकी हिमायत कर रहे हैं। 156 अरकान पार्लियामेंट ने इस करारदाद को लाने के लिए साइन किए हैं और फुल हाउस में कल इस पर डिबेट होगी, बहस की जाएगी और परसों इस पर जो है वो वोटिंग होगी। क्योंकि जो हिंदुस्तान के इस वक्त हालात हैं, ख़ास तौर पर मुतनाज़ा शहरी बिल के सिलसिले में यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट ये समझती है कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार की जानिब से पास किया जाने वाला ACC का जो बिल है वो न सिर्फ मुतनाज़ा है, बल्कि वो बिल इंतहाई उसमें इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमान कम्युनिटी के साथ और दीगर कम्युनिटीज़ के साथ भी। और वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक़ का चार्टर है, उस चार्टर से मुतसादिम है। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो क्लॉसेज हैं जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, उससे भी ये बिल मुतसादिम है। इसलिए यूरोपियन पार्लियामेंट समझती है कि इस बिल के ख़िलाफ़ करारदाद यहाँ से पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के इक़दामात एक के बाद एक इक़दामात इस वक्त आलमी सतह पर भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं और सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, ये मुआशी तौर पर भी भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन इक़दामात पर नरेंद्र मोदी बाज़िद हैं, क्योंकि जो तिजारती मुआहदे हैं उन पर भी इनका असर हो सकता है अगर इस किस्म की करारदादें मंजूर होती हैं, क्योंकि इंसानी हुकूक मगरबी ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, अगर मईशत उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अब से कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो गया था।